हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 থেকে 4th लाइन থেকে BBI क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2 इस वर्ष 2024 में 19 फरवरी को जो आपका 4th लाइन का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने थे कि इस क्वेश्चन थे इससे काफ़ी ज़्यादा दान थे। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और इस चैनल पर आंसर भी बताया जाता है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के आंसर आप किस तरह लिखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, खूनी रविवार क्या है। तो पहले खूनी रविवार क्या है इनके बारे में आप समझिए कि खूनी रविवार क्या है। यह खूनी रविवार क्या है, यह घटना 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ। तो रूस बड़ा देश होते हुए भी जापान जैसे दूसरे देश से उस युद्ध में हार गया। हार जाने के बाद में उस युद्ध में रूस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, जिसके कारण से वहाँ के लोगों ने धारणा प्रस्तुत किया और उस धारणा के फलस्वरूप 9 फरवरी 1905 को लोती दो के नाले के दाल डायमंड के महल की ओर जा रहे थे। तो दाल डायमंड के कर्मचारी ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिस कारण से उसमें कई हज़ारों को मारे गए। वह दिन रविवार का दिन था जिसे लाल रविवार कहा गया। उसी लाल रविवार को खूनी रविवार भी कहा जाता है। तो चलिए परिभाषा के साथ अब समझते हैं अब क्या परिभाषा लिखा गया है। चलिए लिखा है सन 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस पूरी तरह पराजित हो गया। इस पराजित से रूस में क्रांति हो गई, जिसके फलस्वरूप 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह लोती दो के नाले लगाते हुए तेज पिट्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु दाल की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वह दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को लाल रविवार कहा गया। इसी लाल रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। तो समझ लीजिए करा और फिर से तब 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में रूस बड़ा देश होते हुए भी दूसरे देश जापान तैयार किया। अब वहाँ रूस में भूखमरी और अन्य कारणों के कारण वहाँ के लोगों ने लोती दो के नाले 9 फरवरी 1905 को नाले लगाते हुए तेज डायमंड के महल की ओर जा रहे थे। लेकिन तेज डायमंड के कर्मचारियों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग बूढ़े जवान लड़का मारे गए। जो कि वह दिन रविवार था, जिसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। उसी लाल रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन 2 नंबरिया में आएगा, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो देखिए बंधुआ मजदूर, यह पहले ही क्वेश्चन से ही समझ में आ जा रहा है कि बंधुआ मजदूर। तो इसे थोड़े समझते हैं क्या है किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर वो मजदूर होता है जो
अपने स्वामी का ऋणी होता है और वह उस ऋण की अवधि तक मजदूरी करता है। इसमें कोई भुगतान मजदूर को नहीं किया जाता है। तो तोरे एक बने थे फिर तो बनते बंधुआ मजदूर। उस मजदूर को कहा जाता है जो अपने स्वामी का ऋणी होता है। वह उस समय तक काम करता है तब तक वो अपन ऋण हटा नहीं लेता है। इसमें मजदूर का कोई भुगतान नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण की वजह क्या है? जर्मनी के एकीकरण की वजह क्या है? ठीक है, तो ये पहले तो मान लीजिए जर्मनी के एकीकरण की वजह क्या है। तो पहले तो मान लीजिए जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो चलिए जर्मनी की एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा, देखिए जर्मनी एक देश थे जो उस समय मतलब कि तभी इसके एकीकरण में बाधा थी। उस समय लगभग चौथे बड़े राज्यों में 300 राज्यों में विभाजित था। लगभग चौथे बड़े 300 राज्यों में विभाजित था। ताकि वहाँ के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक अलग अलग मालिक थे लोग, और उन सभी का अलग अलग बात था, बॉडी भी था, रहन सहन सब कुछ अलग अलग था। तब कोई उसे अलग था। यही कारण था कि जर्मनी में एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो चलिए अब परिभाषा के अनुसार लिखा हुआ परिभाषा देखिए क्या है। जर्मनी के एकीकरण की बाधा है। जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा यह थी कि वह चौथे बड़े लगभग 300 राज्यों में विभाजित था तथा प्रत्येक राज्य की प्रधान अलग अलग थे। साथ ही उन सभी की भाषा, धर्म, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी अलग अलग थी। यही कारण था कि उसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण नहीं हो पा रहा था। यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, तो अब आप लिख दीजिएगा कि जर्मनी का एकीकरण इसलिए नहीं हो रहा था कि जर्मनी एक देश होते हुए भी लगभग चौथे बड़े 300 राज्यों में विभाजित था। ताकि उस राज्य के प्रत्येक मालिक अलग अलग थे। वो राज्य में भाषा, प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, बॉडी विचार थी, जिस कारण से वहाँ कोई किसी से नहीं मिल पा रहा था। यही कारण है कि वहाँ उनका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यह जो क्वेश्चन बताया जा रहा है यह काफ़ी PBI 2 नंबरिया क्वेश्चन के लिए है। और यह कुल क्वेश्चन कई बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 4 नंबर में राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? यह भी क्वेश्चन आप पढ़कर ही तो मत जाइएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए पहले तो मत, बाद में परिभाषा के अनुसार तो मत देगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, भाईचारे को बताता है। वही तो राष्ट्रवाद है। अर्थात कि अपने राष्ट्र के प्रति जितना भी कार्य किया जाता है वो तभी राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद का परिमाण है। चलिए अब परिभाषा के अनुसार लिखते तो मंदिर क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, राजनीतिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता
उत्पन्न करता है। यानी कि लातवाद एकता के इनो एक तो मुहे ये प्रत्येक भौगोलिक तंत्र के लिए सामाजिक अलग अलग व्यक्ति होते हैं, फिर भी वो लात के प्रति एकता बनाए हुए रहते हैं, वही लातवाद कहलाता है। अर्थात इत का अर्थ है कि अपने लात के प्रति प्रेम को ही लातवाद कहते हैं। यानी अपने लात के अपने देश के प्रति तो प्रेम लगाव रहता है, उसे ही तो लातवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5 नंबर क्वेश्चन बोला है दर बदल कानून क्या है? दर बदल कानून क्या है? तो चलिए परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं दर बदल कानून क्या है। दर बदल कानून यदि नहीं होता तो यह नीतीश कुमार तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, यह इतना बार मुख्यमंत्री नहीं बने होते। इनके शासनकाल में कई बार जीतनराम मांझी भी कई मुख्यमंत्री भी बने लोग। एक बार जीतनराम मांझी भी को भी बनने का मौका मिला था। यही कानून के अनुसार मिलता है। यह प्रत्येक इसी कानून के अनुसार 5 साल में 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वही तो दल कानून है। तो चलिए यहाँ परिभाषा के अनुसार समझते हैं क्या है। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों के पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों को असंबंधित घोषित कर दिया जाता है। इस कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात कि दल बदल कानून में विधायक संसद के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में एक कानून बनाया गया, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। इस दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई नेता बना हुआ है, यदि वह काम नहीं करेगा तो उसके विपक्षी वाले नेता उनका पद ले लेगा असंबंधित रूप से। यही दल बदल कानून का नियम बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नीति 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। निधिकरण से आप क्या समझते हैं? निधिकरण, यह भी क्वेश्चन आएगा तो बिना बताए हुए आप समझ जाइएगा निधिकरण क्या है, और बिना समझाए इनका आंसर लिख दीजिएगा। निधिकरण यानी कि आपन। निधिकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 में निधिकरण की नीति अपनाई। निधिकरण यानी कि किसी वस्तु पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार या आंशिक रूप से अधिकार हो, वही तो निधिकरण कहलाता है। निधिकरण की कानून भारत सरकार ने 1991 में अपनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला है गांधी जी
ने नमक कानून क्यों तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? यह भी क्वेश्चन काफ़ी बेबी आई है। ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी आया है कई बार, और 1 नंबरिया में भी थोड़ी, 1 नंबरिया में भी तो आता ही है, 5 नंबरिया में भी पूछा है। तो थोड़े इतने पहले विस्तार में तुम दिल लीजिए गहराई में, उनके बाद में पहली बात है के अनुसार तुम दिल लीजिएगा। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? तो पहले जाने नमक कानून आखिर था क्या। तो अंग्रेजी नमक कानून अंग्रेजी के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में तोड़ा गया था, और उन्हीं के ही शासनकाल में गांधी जी भी थे। तो देखिए, अंग्रेजों ने नमक बनाना या बेचना या खरीदना पर इतना ज़्यादा कर लगा दी है कि नमक खरीदना काफ़ी कठिनाई हो गया, और बिना नमक के भोजन तो स्वादिष्ट होगा ही नहीं। तो अब काफ़ी बड़ा समस्या बन गया। तो गांधी जी ने स्वयं समुद्र तट पर गए और वहाँ नमक बनाए, और नमक अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़े, और स्वयं वहाँ गिरफ्तार भी हुए। वही नमक कानून तोड़ने की बड़ी कारण थी कि यदि वह नमक कानून नहीं तोड़ते तो आदमी नमक के बिना किसी भी प्रकार के भोजन करिए और नमक नहीं खाइएगा 2 या 3 दिन, तो पता लगेगा कि भोजन ही नहीं किया है। यही कारण था कि वो उन्होंने नमक तोड़े। तो तोड़िए परिभाषा के अंतर्गत मध्य अंग्रेजी सरकार द्वारा नमक पर अत्यधिक कर बढ़ा देने पर गांधी जी ने स्वयं समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को, अर्थात कि नमक कानून को तोड़ा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 8 नंबर, यह क्वेश्चन साइंस में भी पूछता है और तो साइंस में भी पूछता है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से को समझिए। धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर लिखे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, तब लिखेगा धात्विक तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक का अधात्विक लिखिएगा, दूसरी ओर अधात्विक। अगर 2 नंबरिया में आएगा तो 3 लिख दीजिएगा, और 5 नंबरिया में आएगा तो 5 लिखिएगा। ठीक है। तो चलिए पहले का अंतर देखिए क्या है। धात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त होती है। धात्विक खनिज को जब गलाया जाता है तो धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। 2 नंबर अंतर देखिए। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकदार होते हैं। जितना भी धात्विक खनिज होते हैं वो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज नहीं वो चमकदार ही होते हैं और नहीं कठोर होते हैं। ठीक है। आप तीसरा अंतर देखें। तीसरा अंतर क्या बोला है, इन्हें पीस कर तार बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज को पीस कर तार बनाया जाता है, पतला तार, जबकि अधात्विक खनिज को पीस कर पतला तार या तार नहीं बनाया जा सकता है। तो यह आप 3 अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के BBI क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपके 12 का मैथ भी पढ़ाया जाएगा, मैथ, साइंस, हिंदी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आंसर शिफ्ट भी इस पर बताया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए। 3 से आपका पेपर आते ही आंसर बता दिया जाएगा। चलिए।